मैं हूं अंकित अवस्थी। खबर आज धोखे की। धोखा हुआ है ट्रंप के साथ। जी हां साथियों, ट्रंप के साथ धोखा किया है उन्हीं के कुछ मिलने वालों ने, या कहिए कि उन्हीं के पार्टी से वास्ता रखने वाले, कहिए तो वेस्ट के देशों ने। वेस्ट के देशों में एक तरफ है यूके के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और साथ में खड़ा है इनके पुर्तगाल। आज 4 देशों ने मिलकर ट्रंप को उनकी नीतियों के खिलाफ रास्ता दिखा दिया। क्या किया? 4 देशों ने मिलकर कह दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक नए देश के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं। हालांकि इस बात से इजराइल आग बबूला हो गया और कहा कि अब फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा देंगे। इस तरह से यूएन में 150 देश आज ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है, और फ्रांस भी आने वाले 2 दिन के अंदर यूएनजीए की बैठक में इस अनाउंसमेंट को कर देगा। नेतन्याहू का भड़कना बहुत लाजमी है। इसके साथ साथ ट्रंप अब दुनिया में अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, जो इजराइल के साथ खड़े होकर के फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकारते ही नहीं है। आज के सेशन में इस पूरे विषय वस्तु की जानकारी होगी कि ये असल मायने में ब्रिटेन पलटा क्यों। ब्रिटेन, जिसने कभी इजराइल को फिलिस्तीन में बसाया था बेल्फोर डिक्लेरेशन से, आज वो खुद फिलिस्तीन की मान्यता को दोहरा क्यों रहा है। आज के सेशन में इस बात को भी समझेंगे कि किस तरह से कीर स्टारमर ने ट्रंप के खिलाफ जाते हुए उन्हीं की प्रेजेंस में यह अनाउंसमेंट किया कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। ये पूरी कहानी आज के सेशन में हम समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दोस्ती के पीछे एक दुश्मनी छिपी है, और वो दुश्मनी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए हुई उस रैली से जुड़ी है, जिस रैली को इलॉन मस्क, ट्रंप और जेडी वेंस ने समर्थन दिया था। यानी ब्रिटेन की राजनीति प्रभावित हो रही थी अमेरिका से, और इन्होंने बैठकर ग्लोबली पूरी तरह से इनकी नीति को चैलेंज कर दिया है। तो साथियों, पिछले 24 घंटे के अंदर दुनिया के 4 बड़े देशों ने एक साथ औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। ऐसा करके दुनिया में 150 देश हो चुके हैं अब जो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानते हैं, अर्थात फिलिस्तीन और इजराइल नाम के 2 देश होंगे, एक साथ होंगे, इसको मान्यता देते हैं। भारत किस तरफ खड़ा है मैं पहले ही बता दूं। भारत वो शुरुआती देशों में है जो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानता आया है और हमेशा यही मानता है कि यही एक स्थायी समाधान है। चलिए एक एक करके इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। ये कीर स्टारमर है, यूनाइटेड किंगडम के इस समय के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अपने अनाउंसमेंट में कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली रिकॉग्नाइजेस द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। इसके साथ साथ ही मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के पीएम हैं, उनका अनाउंसमेंट आप देखते हैं। इन्हीं के साथ साथ ही आप एंथनी अल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं, उनका अनाउंसमेंट देखते हैं। ये खबर खास क्यों है, पहले इसको समझ लीजिए। ब्रिटेन खुद अमेरिका के साथ साथ G7 का मेंबर है और बहुत से उन युद्ध में शामिल रहा है जिन्हें अमेरिका ने शुरू किया है, जैसे अफगानिस्तान पर अलकायदा के खात्मे के लिए किया गया हमला साथ में थे। अक्सर ये उन हर नीति में, क्योंकि नाटो मेंबर है तो अमेरिका के साथ साथ खड़े होते हैं। यही हाल कनाडा का है। G7 होने के साथ साथ ये बिल्कुल वही बोलता है जो अमेरिका चाहता है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वो देश जो यूके के लिए, जो अमेरिका के लिए यूके को छोड़ सकता है, मतलब ये उस तरह से अमेरिकी भक्त देश है, लेकिन इन्होंने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इजराइल का साथ असल में था क्या? इजराइल का साथ था कि आप फिलिस्तीन को मान्यता मत दो। अब तक यही हो रहा था, पूरी दुनिया एक तरफ कहे पड़ी थी, लेकिन यूरोप के ये कुछ देश ऐसे थे जो फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता नहीं दे रहे थे। एक और देश इनके साथ जुड़ा जिसका नाम पुर्तगाल है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन की तरफ से इन सभी को धन्यवाद दिया गया ऑफिशियल अकाउंट्स के माध्यम से, और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन ने बताया कि अब पूरी तरफ से अगर दुनिया में देखें तो लगभग 75% दुनिया के देश ऐसे हैं, कुल 193 देशों में से, जो कि यूएन के अंदर हैं, जो कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को मान्यता देते हैं। फ्रांस भी अब जल्दी ही इस मान्यता को देने जा रहा है। एक तरीके से कहिए तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें से 5 में से 4 देश अब ऐसे हो चुके हैं जो कि यूएन के अंदर बैठे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में हैं और फिलिस्तीन को मान्यता देकर चल रहे हैं। यानी अमेरिका को हटा दें तो सारे के सारे वीटो पावर कंट्रीज ने अब फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है।
अब तक स्टेटस है क्या फिलिस्तीन का, पहले इस पर भी हल्की सी चर्चा कर लें। फिलिस्तीन इस समय पर एक ऑब्जर्वर नेशन के रूप में यूएन के अंदर बैठता है। ये यहां बैठ करके अपने बारे में हो रहे विमर्श को सुनता है, बोल सकता है, वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएन के अंदर इसे परमानेंट मेंबर का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो पांचों के कंसेंसस से होगा, सहमति से होगा, जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पर बैठे हुए हैं। अर्थात फिलिस्तीन की जो अथॉरिटी है वो तो चली आ रही है, लेकिन वो वोट देने का अधिकार यूएनजीए के अंदर नहीं रखती है। फ्रांस जल्दी ही इस काम को कर देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 23 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अमेरिका में मीटिंग हो रही है, जिसका 80वां सत्र इस बार 22 सितंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद 22 तारीख को ही हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन टू स्टेट सॉल्यूशन रखी गई है, यानी कि आज रात तक ही, यानी कि कल शाम को अगर कहें, आपको पब्लिक अनाउंसमेंट में पता चल जाएगा कि फ्रांस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने अपने स्तर पर यह जानकारी दी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है वो अमेरिका में है, और उसके इस 80वें सत्र के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री का भी जाना अपेक्षित था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने स्थान पर विदेश मंत्री को भेज दिया है। आज हमने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी कि सीरिया के जो अल सुजा नाम के प्रेसिडेंट हैं, जो कि कभी अमेरिका के द्वारा मोस्ट वांटेड आतंकी कहे गए थे, वो आज अमेरिका पहुंचे हैं। ऐसे तमाम दुनिया के नेता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। यानी यूएनजीए की इस बैठक के अंदर दुनिया भर के नेताओं को हर साल अमेरिका जाना होता है, लेकिन जिन्हें ट्रंप के साथ या अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करनी होती है वो प्राथमिकता से जाते हैं, बाकी अपने प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री को भेज देते हैं। भारत ने कुछ वैसा ही किया है, यानी कि भारत ने मैसेज में यह कह दिया है कि हम ट्रंप से बातचीत करने के लिए अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है साहब। तो ब्रिटेन ने फ्रांस से आगे निकलते हुए पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इतिहास बता देता हूं, हालांकि मल्टीपल टाइम बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। वंस अपॉन ए टाइम फिलिस्तीन नाम की जो जगह थी, ये कभी ऑटोमन एम्पायर के अधीन हुआ करती थी। 1914 से 18 के बीच चले प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ऑटोमन्स को यूके और फ्रांस के गठबंधन ने हरा दिया था और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यानी हारने के बाद जब ऑटोमन्स को हराया तो ये पूरा क्षेत्र ब्रिटेन के, फ्रांस के कब्जे में आ गया, यानी विजेताओं के हिस्से में आया और हिस्से में पड़ा ब्रिटेन के। ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जूज लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक डिक्लेरेशन अनाउंस किया, जिसका नाम बेल्फोर डिक्लेरेशन था, जिसमें यह कहा गया था कि जर्मनी के साथ रहने वाले जो जूज हैं, जर्मनी में रहने वाले जो अमीर लोग हैं, जो यहूदी समुदाय से हैं, उन्हें एक अलग देश दिया जाएगा। उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद एक अलग राष्ट्र की गारंटी दी गई थी। कहते हैं कि इसी के चलते प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों ने जर्मनी का साथ नहीं दिया, जिसका गुस्सा द्वितीय विश्व युद्ध के होने का बड़ा कारण बना था। कहते हैं कि हिटलर की असली जो नाराजगी थी यहूदियों से, वो प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ ना देने के कारण थी। यही कारण था कि यहूदियों को एक अलग देश ब्रिटेन के अश्योरेंस पर मिला। ब्रिटेन के अश्योरेंस के चलते ही मई 16, 1948 को फिलिस्तीन में एक नए देश का गठन हुआ, जिसका नाम इजराइल था। आप पूछेंगे 1917 से सीधा 1948 कैसे हुआ? इस बीच में यहूदियों को जैसे ही ये अश्योरेंस मिला, वो दुनिया भर से निकल कर फिलिस्तीन में जाकर बसने शुरू हो गए और एक दिन 1948 में उसे एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। ये वो बेल्फोर डिक्लेरेशन है जो लॉर्ड रॉशफील्ड के लिए लिखा गया था। कभी रॉशफील्ड की कहानी सुनाएंगे, बड़ी मिस्टीरियस कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। खैर, फिलहाल के लिए ब्रिटेन ने 1917 में जो वादा किया था, उसी के चलते ही फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए और उसके बाद यरूशलेम संयुक्त राजधानी के रूप में या पहले इंटरनेशनली कंट्रोल्ड सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ और इजराइल और फिलिस्तीन को दो अलग देश के रूप में मान लिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि उस समय जिन दो देशों को स्वीकार कर लिया गया था, फिर यूके वाले पलटी कैसे खा गए? इजराइल के प्रभाव में, क्योंकि इजरायलियों के पास जो पैसा था वो अमेरिकियों को पकड़ के चलने के लिए बहुत जरूरी था, और ऐसे में इन्होंने समय रहते रहते इजराइल को तो मान्यता देना शुरू किया, लेकिन फिलिस्तीन को किसी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन आज जो आप खबरें देख रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ यूके की तरफ से, वो बराबर ये कहे जा रही है कि हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। अब बड़ा सवाल ये बनता है, अचानक ये सब क्यों हो रहा है? आपको सभी को 7 अक्टूबर को हुआ इजराइल पर हमला याद होगा, जिसमें हमास के आतंकियों ने बॉर्डर क्रॉस करके गाजा पट्टी से निकल करके इजराइल पर हमला कर दिया था। बदले में इजराइल ने
गाजा पट्टी को लगभग खत्म कर दिया है। बार बार मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि गाजा में तब से लेकर अब तक हॉस्टेजेस की तलाश के साथ साथ इजरायलियों के द्वारा गाजा की सफाई चल रही है, पर इस सफाई से दुनिया को यह डर लगने लगा है कि आने वाले समय में गाजा नामक कोई जगह नहीं बचेगी। नेतन्याहू जानबूझकर नहीं चाहते कि उनके हॉस्टेजेस रिलीज हों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में जब शांति वार्ता के लिए हमास के नेता कतर में एकत्रित हो रहे थे तो उन पर इजराइल के द्वारा ही गोलियां चला दी गई थी, मिसाइल दाग दी गई थी, जो आपने अभी थोड़े दिन पहले इजराइल और कतर के बीच बिगड़े संबंधों के बीच में जानी थी। तब कतर की तरफ से बयान आया था यह कहते हुए कि लगता है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि उसके हॉस्टेजेस जो बचे हुए हैं इस समय गाजा में हैं वो निकलें, क्योंकि वो अल्टीमेटली यही चाहता है कि उन हॉस्टेजेस की तलाश के नाम पर वो पूरा गाजा नीट एंड क्लीन कर दे। ये बात आज पता भी चली जब यूके ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और पुर्तगाल ने यह अनाउंस किया तो बदले में नेतन्याहू का बयान आया और नेतन्याहू ने अपनी तरफ से साफ कहते हुए कहा कि जनाब मैं फिलिस्तीन नाम के अब किसी देश को जानता ही नहीं हूं। अब तक तो मैं मानता था, लेकिन अब आप लोग अगर इस जिद पर हैं तो अब ये कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अचानक यूके के अंदर इस तरह की स्थिति क्यों आई कि वो ट्रंप, देखिए क्योंकि नेतन्याहू वही सब कर रहे हैं जो ट्रंप उनसे कह रहा है, तो ऐसे में क्यों ये लोग ट्रंप के खिलाफ चले गए? उसके पीछे की कहानी जानते हैं कि हुआ क्या। असल मायने में क्या है, इसकी थोड़ी सी कहानी पीछे की तरफ चलनी पड़ेगी कि यूके के अंदर जो कीर स्टारमर हैं ये सत्ता में जब आए तो कहा गया कि इन्होंने ब्रिटेन में रह रहे जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आकर बसे हैं, विशेष रूप से वो जो मुस्लिम कंट्रियों से आकर बसे हैं, उनके सपोर्ट से इलेक्शन जीता था। इस सपोर्ट के चलते ब्रिटेन के अंदर कुछ जो लोकल ब्रिटिशर्स हैं जो कि ब्रिटेन को बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर अमेरिकन चाहते हैं ट्रंप के नेतृत्व में कि वो अमेरिका अमेरिकन का हो, वैसे ही ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का हो, आउटसाइडर्स का उस पर कोई रोल ना हो। उन्होंने इनके खिलाफ रैली की थी और इस रैली को रॉबिन्सन नाम के व्यक्ति ने ऑर्गेनाइज कराया था। इस रैली में लाखों लोग सड़क पर उतरे थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मुश्किल से 5-7 दिन पहले की बात है जब इन्हें हटाने के लिए पूरा मोमेंटम बन चुका था। मतलब चाह ये रहे थे कि इन्हें हटाने के लिए जनता सड़कों पर थी, रॉबिन्सन बयान दे रहे थे और रॉबिन्सन के साथ साथ इलॉन मस्क इस पूरी भीड़ को संबोधित कर रहे थे कि कीर स्टारमर को हट जाना चाहिए क्योंकि ये वास्तविकता में ब्रिटिशर्स के लिए सही व्यक्ति नहीं है। ऐसे में चार्ली कर्क जो कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन का शासन हो इसके समर्थक थे, उसको याद किया गया इस रैली में। हमने इस पर सेशन किया, बकायदा ये रैली पूरी तरह से अमेरिका द्वारा प्रभावित थी, एलॉन मस्क के द्वारा, ट्रंप के द्वारा, जेडी वेंस के द्वारा। यहां पर मतलब रैली का आयोजन जो है वो आयोजकों द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमें उनका सपोर्ट प्राप्त है। आप यहां पे देख सकते हैं चार्ली कर्क जो कि मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के एकदम जिरोक्स माने जाते हैं, कहा जाता है कि वही इस पूरे नैरेटिव को चला रहे थे, उनका नाम ले लेकर के ये सारा काम हो रहा था। और ये सब क्या चाह रहे थे कि स्टारमर को हटा दिया जाए। हमने 15 सितंबर को अपनी पाठशाला उस पर यूट्यूब चैनल पर इस पूरे वीडियो के अंदर ये जानकारी दी थी। हालत ये हुई इस पूरे आंदोलन से कि इस समय 54% ब्रिटिशर्स ये चाहते हैं कि कीर स्टारमर को रिजाइन कर देना चाहिए। 15 सितंबर को यह घटना घटती है। इसके कुछ दिन बाद ट्रंप डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटेन की यात्रा पर जाएंगे। अराउंड 18 तारीख को ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर पहुंचते हैं। यहां पहुंचते हैं तब तक कीर स्टारमर ये मन बना चुके होते हैं कि आप मेरे को हटाने की कोशिशें कर रहे हैं अमेरिका में बैठे हुए, कम से कम अब मैं आपको यह रिकॉग्नाइज करा दूं कि हम किस तरह से काम करते हैं। और हुआ भी यही। ट्रंप की प्रेजेंस में ही 18 तारीख को कीर स्टारमर ने ट्रंप की प्रेजेंस में ही यह बात बोल दी कि हम फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देंगे। हालांकि ये दोनों की जो वार्ता है, इस वार्ता का सार ये निकला कि दोनों एक दूसरे के सामने बोल रहे हैं, झगड़ नहीं रहे हैं, ये साफ बोल रहे हैं कि मैं फिलिस्तीन को मान्यता दूंगा। अब सवाल ये बनता है कि साहब फिलिस्तीन को मान्यता दोगे तो क्या हमास को रिकॉग्नाइज करोगे? इन्होंने कहा नहीं, हमास आतंकी समूह है, हम उसे आतंकी मानेंगे और कहेंगे कि वो हॉस्टेजेस को रिहा करे और जब फिलिस्तीन की नई सरकार बने तो उसके अंदर वो किसी भी प्रकार से पार्टिसिपेट ना करे। ट्रंप ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इस बात से कतई सहमत नहीं है। लेकिन कीर स्टारमर ने उनकी प्रेजेंस में अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कह दिया कि हे ट्रंप, अब हम आपके पीछे पीछे हर गलत को सही करने नहीं निकल पड़ेंगे। गलत जो है वो गलत है, ये अपनी तरफ
तरफ से यह बताने का प्रयास किए कि जो इस समय गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उत्पन्न हो रखा है, भूख के लिए लोग मर जा रहे हैं, जिस तरह के हालात वहां पर हैं, जिस तरह से इजराइल मासूमों की जान लिए जा रहा है, उसे रोकना होगा। हमास को प्रतिबंधित करना है, हमास को एक्टिवेट नहीं करना है, हॉस्टेजेस को रिहा करवाना, यह सब इनकी भी प्राथमिकता है, लेकिन इसके नाम पर जो आए दिन कत्लेआम हो रहा है उसे रोकना होगा। ऐसा कहते हुए इन्होंने अपनी तरफ से बात रख दी। लेकिन नेतन्याहू को यह बात कहां से पसंद आने वाली थी? उन्होंने कहा यह सारी बात करके तो आपने आतंकवाद को इनाम दे दिया। अब मैं आपको अनाउंसमेंट देता हूं, और वो ये है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में, क्योंकि वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के वेस्ट में स्थित है ना, तो ऐसे में जॉर्डन नदी के पश्चिम में अब कोई फिलिस्तीन नामक देश बचेगा ही नहीं। यह अनाउंसमेंट इन भाई साहब ने कर दिया तंग होकर के कि अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम फिलिस्तीन नामक देश चाहते हो तो ये मेरा भी अनाउंसमेंट सुन लो, अब मैं बचाऊंगा ही नहीं। आप लोगों को जब मैं इजराइल गया था तब मैंने एक वीडियो करके दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैं वेस्ट बैंक में जाकर के वीडियो किया था। मैंने बताया था कि ये वेस्ट बैंक दुनिया के लिए फिलिस्तीन है। इजराइलियों ने बकायदा वेस्ट बैंक के बड़े सारे हिस्से पर ऑलरेडी अपना कब्जा कर लिया है। यानी ये बहुत मुश्किल होगा भविष्य में भी कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन और इजराइल को सेपरेट कर पाओ। इस बात को ही नेतन्याहू ने कहा कि अब वेस्ट बैंक में हम अपने सेटलमेंट और फास्ट करेंगे, हम फिलिस्तीन को वहां से साफ कर देंगे। और गाजा के अंदर तो पूरी तरह सफाई अभियान चल ही रहा है, बस ट्रंप से मिलकर चले आने दो। ट्रंप से मिलने के लिए नेतन्याहू जा रहे हैं क्योंकि यूएनजीए की बैठक में ये भी जाएंगे, तो ऐसे में ये वहां से पूरा आदेश लेकर आएंगे कि कर दो सफाई इस पूरे की। तो ऐसे में इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए पहले ही कह दिया था कि मुझे ट्रंप का इनविटेशन मिला है, यूएनजीए की बैठक में जा रहा हूं। अब कुल 10 देश ऐसे हैं जो इजराइल को मान्यता देते हैं, फिलिस्तीन को नहीं। मतलब फिलिस्तीन को मान्यता जो नहीं देते, एक तरह से ये कहा जाए तो उनमें से इजराइल और यूएस, अर्जेंटीना, हंगरी, ये 4 बड़े देश हैं। बाकी सब चिन्नू मिन्नू टाइप के देश हैं। एक तरीके से ये सारी घटनाएं तब घटित हो रही हैं जब अमेरिका पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हर तरह के टेंट्रम अपना रहा है और चीन अपने विचारों से लोगों को अपने साथ ला रहा है। इसी पर चाइना ने अपना समर्थन फिलिस्तीन को देते हुए कहा कि हम उसके साथ हैं। कुल मिलाकर के अब इस बात को ऐसे कहा जा सकता है कि इजराइल के स्वतंत्र अस्तित्व के पक्ष में केवल अमेरिका है, बाकी सभी देश इंक्लूडिंग इंडिया सब 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करें, इस बात पर यकीन करते हैं। इस घटना के बाद में कतर ने पूरी तरह से उन सभी देशों को धन्यवाद दिया जो कि फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर खुद ये चाह रहा है कि अब फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया आए तो वो फिलिस्तीन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के बातचीत करे। और तो और अरब और इस्लामिक वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्रंप से मिलने का टाइम मांगा है। वो अपनी स्थिति उन्हें बताएंगे और कहेंगे कि साहब गाजा के अंदर जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, आपको इसे रोकना होगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि क्या इजराइल वाकई में रुकेगा या फिर पूरी तरह से गाजा को साफ करके एक नए शहर के रूप में बसाएगा, जो कि ट्रंप का असल विजन है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।